Dear learners, I welcome you to this module which will help you to understand the types of RNA and its function. ये टॉपिक का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में समझा था। जैसे कि आपको पता है कि आरएनए तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं mRNA, rRNA एंड tRNA। तो मैसेंजर आरएनए जो है, इसका नाम मैसेंजर क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड है, ये जो टाइप है, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द डीएनए and it transfers that message to the ribosomes, therefore it is called as messenger RNA, है ना। तो ये मैसेज कैसे लेके जाता है? ये मैसेज लेके जाता है कोडॉन्स से, इन फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। तो मैसेंजर आरएनए में मैसेज कौन से फॉर्म में लेके जा रहा है? वो कोडॉन्स के फॉर्म में। तो कोडॉन्स क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं 3 नाइट्रोजनस बेसेस एक साथ, उसको हम कोडॉन कहते हैं। लेकिन उन 3 बेसिस के सीक्वेंस में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड कर सके। तो इस पूरी संरचना के कारण इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो मैसेंजर आरएनए एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल है जो बनता डीएनए से है और उसका जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए को, और बनने के बाद ये राइबोसोम के पास जाता है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा किसके बाद। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सीक्वेंस के बारे में ये मैसेज देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। और मैसेज कौन से फॉर्म में होता है? कोडॉन्स के फॉर्म में होता है। और कोडॉन्स क्या है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है उसमें 3-3 के ग्रुप में ये काम करते हैं, और हर 3 नाइट्रोजनस बेस का जो ग्रुप है उसको कोडॉन हम तभी कहेंगे जब वो कोई अमीनो एसिड को कोड करता है। तो कोडॉन्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम थोड़ा सा कोडॉन्स के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। AUG एक कोडॉन होता है जो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस के शुरुआत में ही रहता है, हमेशा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। तो ये जो AUG है इसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं क्योंकि ये शुरू करता है। प्रोकैरियोट्स के केस में ये फॉर्मल मिथियोनिन को कोड करता है और यूकैरियोट्स के केस में ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। हर कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है हमेशा, और कोडॉन जो है वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे, उनकी कोडिंग ऑर्गेनिज्म के साथ चेंज नहीं होती है। तो ये एक यूनिवर्सल नेचर होता है कोडॉन का। वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ काम करते हैं। और टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं जो 3 होते हैं और जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए में, वहाँ पे जाके राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि कोई नया अमीनो एसिड वहाँ नहीं आता। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको ज़रूरी है मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब हम आते हैं मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस को लेके। तो मैसेंजर आरएनए में सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो है कि आपका जो मैसेंजर आरएनए है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है हमेशा, और उसमें क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में एक 3' कार्बन फ्री होगा और एक 5' कार्बन फ्री होगा। तो जो 5' कार्बन फ्री होता है उस जगह पे एक गुआनिन को अटैच किया जाता है रिवर्स में यहाँ, और इसको हम कहते हैं कैप रीजन। ठीक है, कैप रीजन में एक टिपिकल बात होती है कि जो गुआनिन है वो रिवर्स बाइंड होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो बाइंडिंग होती है वो 3' कार्बन और 5' कार्बन के बीच में होती है, लेकिन यहाँ जो बाइंडिंग होती है ये 5' के बीच में बाइंडिंग होती है।
और इसीलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कैप रीजन कहते हैं। अब 3' एंड में जब हम आते हैं तो 3' एंड में हम देखते हैं कि बहुत सारे एडेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। तो ये 2 मॉडिफिकेशंस होते हैं mRNA में, और मतलब 5' एंड की तरफ एक उल्टा G आके जुड़ता है 5' बॉन्ड से, और इसका जो मेन फंक्शन है वो हम लोगों को समझना है। मेन फंक्शन जो होता है कैप रीजन का, वो राइबोसोम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ताकि वो मैसेंजर आरएनए से जाके जुड़े। ओके, हेल्प्स इन रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब होता है राइबोसोम को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि वो आके जुड़ जाए मैसेंजर आरएनए से। और जो पॉली ए टेल होती है उसका फंक्शन होता है कि वो ट्रांसलेशन की गति को बढ़ाता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद वो राइबोसोम के रीसाइक्लिंग में मदद करता है। राइबोसोम की रीसाइक्लिंग मतलब एक प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होने के बाद राइबोसोम टूट जाता है 30s और 50s सब यूनिट में। तो ये दोनों सब यूनिट्स टूटने के बाद फिर वापस एक मैसेंजर आरएनए से जुड़ते हैं, और फिर राइबोसोम कंपाइल होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है बार बार राइबोसोम के टूटने की, फिर एमआरएनए से जुड़ के प्रोटीन सिंथेसाइज कराने की, इसको हम कहते हैं राइबोसोम साइकिल। तो इस प्रक्रिया की एफिशिएंसी को भी पॉली ए टेल बढ़ाता है। तो ये 2 मॉडिफिकेशंस हैं जो मतलब मैसेंजर आरएनए में आप देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में। दूसरा एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग एक्टिविटी जो होती है वो राइबोसोम करता है। जब वो एक बार 5' एंड को अटैच हो जाता है तो वो हमेशा 5' से 3' की तरफ ही मूव करता है, डायरेक्शनल है उसका मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है ये होता है AUG को ढूंढने के लिए कि इनिशिएशन कोडॉन कहाँ है जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस को शुरू करना है। अब हम आते हैं एक साइट प्रेजेंट होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो AUG होता है मतलब इनिशिएशन कोडॉन। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG है, तो इस जगह पे मतलब AUG के पहले 3 नाइट्रोजनस बेसेस पहले, और जो 5' गुआनोसिन है उसके तुरंत बाद जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को कहा जाता है मेरिलिन कोजैक सीक्वेंस। और ये जो मेरिलिन कोजैक सीक्वेंस होता है ये एफिशिएंसी बढ़ाता है ट्रांसलेशन की इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, लेकिन ये कोई कंपलसरी फीचर नहीं है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कैरेक्टर्स हैं एमआरएनए के। अब हम आते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखिए ऊपर जो ए फिगर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, और जो बी है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है उसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की जानकारी होती है, इसीलिए उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की जानकारी होती है, इसीलिए इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं 5' एंड में कैप है जो हमने पहले ही पढ़ा है। 3' एंड की तरफ पॉली ए टेल होता है, और क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है इसलिए देखिए ये एक प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन, ये तीसरे प्रोटीन की जानकारी इसमें एक साथ है, और जो प्रोटीन बनते हैं तो 3 अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट कोडॉन जो है AUG, स्टार्ट कोडॉन के पहले और 5' के बाद एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है। ये साइट जाके राइबोसोम को बाइंड होती है। कहाँ बाइंड होती है? राइबोसोम्स जो है वो एक्चुअली प्रोटीन और rRNA का एक कंपाइलेशन होता है। तो जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है उसके साथ ये बाइंडिंग साइट बाइंड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए। उसके बाद उसकी स्कैनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है फ्रॉम 5' टू 3', जहाँ पे वो स्टार्ट कोडॉन के साथ आके इंटरेक्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है।
ये जितने कोडॉन्स हैं उन कोडॉन्स के हिसाब से यहाँ पे अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं, प्रोटीन बनता है। जैसे स्टॉप कोडॉन आता है तो स्टॉप कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसीलिए प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है इसलिए फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर AUG आएगा, फिर एक नया प्रोटीन बनेगा, फिर टर्मिनेट होगा। तो ये हो गया एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर। अब आते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर। मोनोसिस्ट्रॉनिक पे देखिए जो साइट है उसमें भी सीक्वेंस होता है, लेकिन वो सीक्वेंस यूकैरियोट्स में थोड़ा सा चेंज्ड होता है, जिसको हम कोजैक सीक्वेंस कहते हैं। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट होता, लेकिन राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो जो स्टार्ट कोडॉन है और जो स्टॉप कोडॉन है उसके बीच में बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो सीक्वेंसेस होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं और जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों पाए जाते हैं। जब ये RNA बनता है तो इसको प्री मैच्योर्ड RNA कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता। जिसमें से इंट्रॉन्स जब हट जाते हैं उसके बाद फिर जो mRNA बनता है उसको हम मैच्योर्ड RNA कहते हैं। जिस प्रक्रिया से इंट्रॉन्स को हटाया जाता है या काटा जाता है मैसेंजर RNA से, उसको हम कहते हैं RNA splicing. So RNA splicing is an event which can be related only to the eukaryotic messenger RNAs, and they always have only one protein synthesis information, whereas in case of prokaryotes there are multiple protein synthesis informations present in the messenger RNA. अब हम आते हैं सेकेंड RNA के बारे में, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर RNA या tRNA। इसका नाम से हम पहले इसका फंक्शन समझ लेते हैं। tRNA जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास। इसी को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है अमीनो एसिड के बीच में और मैसेंजर RNA के बीच में। देखिए एक्चुअल रिलेशन जो है वो मैसेंजर RNA और अमीनो एसिड के बीच में है कि कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन अमीनो एसिड कहीं भी डायरेक्टली जाके mRNA से नहीं जुड़ता। वो किसके थ्रू mRNA से जुड़ता है? एक ब्रिज के थ्रू। उस ब्रिज को ही हम कहते हैं ट्रांसफर RNA। ठीक है। ट्रांसफर RNA का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैसेंजर RNA इज अ लीनियर मॉलिक्यूल विद नो पेयरिंग्स, whereas the tRNA is a very complicated molecule with lot of paired stem-like structure and unpaired loop-like structure. इसमें भी एक 3' और 5' एंड होता है। 3' एंड में एक सीक्वेंस होता है CCA जो फिक्स्ड है, और यही सीक्वेंस जो है वो अटैच करता है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। tRNA में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वो है अमीनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। tRNA जो होता है उसमें एक बहुत ख़ास बात होती है कि वो एक से ज़्यादा कोडॉन को वो हमेशा रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये उसमें एक एबिलिटी होती है। और जो tRNA है उसका ये सबसे टिपिकल फीचर है कि इट हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेसेस विच आर मॉडिफाइड। मतलब एक बार tRNA बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, उसके बाद उसके बेसिस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐड होते हैं। जैसे OH ग्रुप ऐड हो जाता है, मिथिल ग्रुप सबसे ज़्यादा ऐड हो जाता है, जो कि tRNA के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं स्टेबल बनाने में मदद करता है। तो मॉडिफिकेशन का ये सिग्निफिकेंस है कि इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स tRNA स्ट्रक्चर। ये देखिए जो अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं उसके कुछ ये एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिडीन है, यूरिडीन के बाद सूडो यूरिडीन है, सूडो यूरिडीन के बाद डाइहाइड्रो यूरिडीन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड कलर में है वो अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो देखे जा रहे हैं इसमें, जो नॉर्मल यूरेसिल में प्रेजेंट नहीं होते। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। क्योंकि मैंने बताया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेस पेयरिंग आ गई है, देखिए। तो इसीलिए बेस पेयरिंग के कारण ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्टेम कहलाता है, और जो अनपेयर्ड पार्ट रह जाता है ये लूप कहलाता है। तो देर आर 4 स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर्स सीन ओवर हियर। This is called as T5C loop, this is called as variable loop, this is called as anticodon loop,
This helps in binding with the messenger RNA and it has a sequence complementary to the codon, इसीलिए इस आर्म को एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं। ये डी लूप होता है और ये जो है ये 5' एंड है। तो 3' एंड जो है वो लॉन्गर आर्म है जिसमें CCA सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमेशा हम 5' to 3' ही पढ़ेंगे और ये जो CCA सीक्वेंस है यहाँ पे आके एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड करता है, इसीलिए इसको हम एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है अमीनो एसिड को। तो आप देख रहे हैं इसको हम अडेप्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ ये यहाँ मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से जुड़ेगा और दूसरी तरफ उसके पास अमीनो एसिड है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को बहुत पॉपुलरली अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये जो मॉडल अभी हमने समझा ये क्लोवर लीफ मॉडल है। इसके अलावा जब हम नॉर्मल डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ हम ये ऐसा बना देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेयरपिन मॉडल विच सिंप्लीफाइज द tRNA, जिसमें हम दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। एक है ये जो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट और दूसरा ये है जो एंटीकोडॉन साइट है। तो ये स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, इसको हम हेयरपिन मॉडल कहते हैं। इट इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन which is used for diagrams in protein synthesis, okay, because every time complicated structures बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ आरएनए। थर्ड टाइप ऑफ आरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जैसे मैंने आपको बताया ये आरएनए राइबोसोम के अंदर ही पैक्ड होता है विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो एक बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी पेयरिंग्स हमको दिखती हैं जो कुछ इस तरह से हो सकती हैं, और ये पेयरिंग्स इसलिए होती है क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आपको मिलते हैं जो आपस में पेयरिंग बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल स्ट्रक्चर है राइबोसोमल आरएनए का, जो प्रोटीन के साथ पैक होकर राइबोसोम के फॉर्म में काम करता है। इंडिपेंडेंटली आरएनए कोई काम नहीं करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो जहाँ जहाँ राइबोसोम का रोल है वही राइबोसोमल आरएनए का रोल है। तो वैसे देखा जाए तो इसका फंक्शन है कि इन फॉर्म ऑफ राइबोसोम आरएनए हेल्प्स इन synthesis of protein by joining the amino acids according to the information given by the messenger RNA। ये राइबोसोमल आरएनए के कुछ टाइप्स हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S। S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है और 60S में इतने तरह के rRNA पैक्ड होते हैं। ये जो है ये 5.8S rRNA है, 5S rRNA है, 28S rRNA है, और टोटल प्रोटीन्स जो इसके साथ पैक्ड होते हैं वो 49 प्रोटीन्स होते हैं। तो इन सारों का एक साथ पैकेजिंग जब होता है तब जाके लार्जर सब यूनिट बनता है। वैसे ही स्मॉलर सब यूनिट में भी देखिए 18S rRNA है और 33 प्रोटीन्स का ये मिक्सचर होता है। तो इट इज़ राइबोसोम इज नथिंग बट राइबोसोमल आरएनए पैक्ड अलोंग विद प्रोटीन्स विच टुगेदर हेल्प इन द कैटालिसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे ही हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में देखते हैं 70S राइबोसोम होता है और ये 50S और 30S इसका लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है, और ये उसके कंपोनेंट्स है जो एक साथ पैक होके 50S का सब यूनिट बनाते हैं, और 16S आरएनए और 21 जो है प्रोटीन्स वो मिलके 30S राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। यहाँ आपको बस एक चीज़ समझनी है कि जो S लिखा है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, मतलब यूनिट है सेडिमेंटेशन का, और ये एडिटिव नहीं होता। ये गति बताता है कि किस गति से ये सेडिमेंट हो रहा है। इसका मतलब एडिटिव नहीं होता का मतलब जैसे 50 है और ये 30, तो 50 + 30 यहाँ 80 नहीं होगा। ये टोटल का सेडिमेंटेशन रेट है, ये इसका सेडिमेंटेशन रेट है। तो 50S मतलब स्वेडबर्ग्स यूनिट होता है। So with this we come to the end of the types of RNA molecule along with its function. I hope you have understood this module in part 1 and part 2. Thank you.